स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम जो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी व अन्य एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो पॉलिटी है वो कंप्लीट पॉलिटी इस वीडियो में कराएंगे और साथ ही समझेंगे कि पॉलिटी की या संविधान की हमें क्यों ज़रूरत है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा कंटेंट रहने वाला है। आज रहने होंगे कंप्लीट पॉलिटी, आज हमें पढ़नी है। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए भारतीय संविधान तो हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन पढ़ने की बजाय हम सब ने क्या है, अनुच्छेदों को रटा है। तो देखिए क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब संविधान नहीं बना था उससे पहले भी तो हमारे महाजनपदों में चीज़ें चलती थी, लोग रहते थे, उससे पहले भी लोग रहते थे। तो ऐसी क्या हमें आवश्यकता पड़ गई कि हमें संविधान बनाना पड़ा? और विश्व के सभी देशों में ऐसा क्यों हो गया कि ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है? इससे पहले एक बार ये बात समझ लेते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं। अब इस क्षेत्र के अंदर रहने में समाज होगा, जिस भी क्षेत्र में रहेंगे एक समाज अवश्य मिलेगा। समाज के अंदर स्कूल होंगे, विश्वविद्यालय होंगे यानी कि कॉलेजेज होंगे, लोग होंगे, अलग अलग धर्मों के होंगे, अलग अलग नस्लों के होंगे, अलग अलग जातियों के होंगे। तो अगर उनके बीच, जैसे मान लीजिए स्कूल और कॉलेजेस के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि कौन सा टॉपिक बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए हमें उसका समाधान क्या निकाल सकते हैं? उसका समाधान हो सकता है कि हम पुलिस रख सकते हैं। अगर अंदर है, अगर किसी बाहरी क्षेत्र से हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम आर्मी रख सकते हैं, फौज रख सकते हैं, है ना, सेना रख सकते हैं। और अगर किसी दो बड़ी संस्थाओं के बीच में टकराव हो जाए तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कब सेना को लड़ाई करनी है, कब पीछे हटना है, कौन सा काम कौन करेगा, कौन सी सेना को कौन सा काम करना है, पुलिस को क्या काम करना है। तो उसके लिए मान लो अगर सेना ही गलत काम करने लग जाए तो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई कि हमने 3 भागों में बांट दिया इसको। विधायिका, है ना, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों के अंदर बांट दिया। हमने कहा कि जो विधायिका है वो विधि बनाने का काम करेगी, कार्यपालिका है उस विधि को लागू करने का काम करेगी, और जो न्यायपालिका है वो देखेगी कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो अपना काम संविधान के अनुसार ही कर रही है, यानी सही तरीके से कर रही है कि नहीं। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों की बातचीतों के लिए जो लोग होंगे वो चाहिए होंगे। अच्छा, लोगों को बैठने के लिए जगह चाहिए होगी, तो ये कानून बनाने के लिए एक जगह चाहिए, उसको हम संसद कहते हैं। संसद के अंदर ये लोग बैठेंगे और वहाँ से विधि बनाएंगे, नियम बनाएंगे। संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक ढांचा है ना, जो किसी राज्य को नियमानुसार चलाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा के लिए, मूल अधिकारों के लिए, इन सभी, या फिर कोई समस्या का समाधान के लिए, है ना, कोई संघर्ष के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? इन सभी चीज़ों के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो देखिए संविधान का जो निर्माण था वो किस प्रकार हुआ। देखिए हम देखते हैं कि भारत के ऊपर 100 साल 200 सालों तक अंग्रेजों का राज रहा है। तो जब अंग्रेजों को लगना शुरू हो गया कि अब हम जो भारतीय हैं उनको सीधा अपने नियंत्रण में रही नहीं रख सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब जो सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाती है। और वे ये सोचते थे अंग्रेज कि भारतीय लोग इस सत्ता को चला नहीं पाएंगे अच्छे से, इस व्यवस्था को, और हार कर हमारे पास ही आएंगे। लेकिन अंग्रेज गलत थे। अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन पास किया 1942 के आसपास, और उसी कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का निर्माण किया। तो हम देखेंगे संविधान का निर्माण। अब हमारा जो एग्जाम के हिसाब से टॉपिक होता है वो शुरू होता है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। उसके बाद हमने सभा बन गई, तो उसका उद्देश्य, तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, जो इसने संविधान की आधारशिला रखी। और ऐसे करते करते हमारे संविधान में बहुत सारे स्तर लगे, बहुत सारी बैठकें लगी, और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे बहुत पढ़े लिखे थे, उन सभी ने मिलकर बहुत अच्छा संविधान का निर्माण किया। तो संविधान निर्माण के कार्य के लिए कई समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियों में कार्य हुए। कुछ प्रमुख समितियां यहाँ हैं, जैसे कि प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे थे। उसके बाद आती है संघ संविधान समिति। देखिए पूरा संघ, इनको याद कैसे करेंगे? देखिए जो पूरा संघ है, भारत संघ है पूरा का पूरा, तो उसके जो हेड होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उसका जो काम करने वाला है मुख्य है,
क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो तो नामात्र का हेड है, असली तो प्रधानमंत्री होता है। तो संघ का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो संघ समिति का अध्यक्ष भी कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रांतीय समिति, देखिए हमें पता है कि जो जब अंग्रेज गए थे तो उस समय भारत के अंदर 552 देशी रियासतें थी। तो उन रियासतों को एक करके, उन प्रांतों को एक करके पूरे भारत, अखंड भारत का निर्माण किया था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। तो प्रांतीय समितियों का जो अध्यक्ष होगा वो भी वल्लभ भाई पटेल होगा। उसके अलावा अगर प्रांतीय समितियों का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल है तो जो उनको मूल अधिकार व अल्पसंख्यक लोगों को मूल अधिकार का काम देगा वो भी कौन करेगा? वल्लभ भाई पटेल करेगा। उसके बाद कार्य संचालन समिति, अगर कार्य कोई होगा तो ये बताइए, देश में कोई कार्य होगा तो सबसे पहले हम किसकी मंजूरी लेंगे? राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं क्योंकि उस समय तक तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, राष्ट्रपति नहीं बने थे, बाद में बने। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसके बाद तो देखिए संविधान को बनने में इतना समय लगा। तो संविधान 2 साल 11 महीने व 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देखो आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अच्छा 26 जनवरी क्यों चुना हमने? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 1930 में स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी, और 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस 1930 से ही मना रहे थे। तो इसीलिए 26 जनवरी की तिथि रखी गई, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाहरलाल की नेहरू की ये बात मान ली, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से संविधान को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे व 8 अनुसूचियां थी। तो उस समय जब बना, जब 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो देखिए अनुसूची को कैसे याद करेंगे? देखो आप अगर चीज़ों को अपने खुद से जोड़ के देखोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी। जैसे जो सबसे पहली बैठक थी 9 दिसंबर वाली, जो सबसे पहले हमारी बैठक थी 9 दिसंबर 1940 को। अच्छा मैंने इसे कैसे याद कर रखा है? मैंने इसे खुद की डेट ऑफ बर्थ से याद कर रखा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इसके आसपास है या यही है। तो मैंने याद कर रखा है कि मेरे बर्थडे के दिन या मेरे बर्थडे के आसपास के दिन पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो खुद से जोड़ के चीज़ों को याद रखोगे जल्दी याद होंगी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, या कोई चित्र देख सकते हैं उसका, उससे जल्दी याद हो जाएगी। तो देखिए कैसे याद करेंगे 12 अनुसूचियों को। देखिए अगर हमें सूची बनानी है, किसी को काम पे रखना है या कुछ भी करना है तो सूची बनानी है, तो सबसे पहले हम पहली सूची में उसका नाम पूछेंगे कि भाई आपका नाम क्या है। देखो संघ या केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, उनके नाम से संबंधित पहली सूची है। उसके बाद हम उससे पूछेंगे कि भाई वेतन कितना लोगे, सैलरी। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है ना, प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, इनके वेतन भत्ते किसके अंदर आते हैं? दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं। तीसरा फिर उसको हम शपथ दिलाएंगे कि भाई काम अच्छे से करोगे नहीं तो निकाल देंगे आपको। तो तीसरी अनुसूची में शपथ, तो किसकी? पीएम की, गवर्नर की, सीएम की, एमपी की, इन सभी की शपथ है तीसरी अनुसूची के अंदर। चौथी अनुसूची में उसकी सीट पक्की करेंगे हम। अब उससे सभी बातें कर ले, उसकी सीट बताएंगे भाई ये तुम्हारी सीट है, तुम्हें काम करना है। उसके बाद पांचवी अनुसूची में प्रशासन के बारे में बताएंगे भाई कि यहाँ कैसा प्रशासन व्यवस्था है, वैसे आपको डलना होगा। तो SC ST का प्रशासन व्यवस्था। छठी में कुछ स्पेशल काम है वो बताएंगे, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो ST प्रशासन है वो। सातवीं में हम उसे काम को बांटेंगे कि आपको ये काम किसका है, ये आपको करना है, ये उसका है। तो संघ, संवर्ती व राज्य सूची में बांट दिया। सातवीं सूची किसके बारे में बताती है हमें? संघ, राज्य और संवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिसके अंदर केंद्र सरकार का कानून बनाती है। राज्य सूची वो है जिसके अंदर राज्य कानून बनाते हैं। संवर्ती सूची वैसे क्षेत्र है जिसके अंदर राज्य व संघ दोनों का क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है वो दोनों का है, केंद्र का भी और राज्य का भी, ऐसे क्षेत्र। उसके अलावा फिर हम पूछेंगे भाई कि भाषा, कि आप भाषा कैसी प्रेफरेंस करेंगे, है ना, सब तरीके से बोलना है। तो इसके अंदर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज ऑफिशियल? 22 हैं भारत के अंदर, तो वे लैंग्वेजेज। उसके बाद 9वां पहले संशोधन 1991 से जोड़ा गया है न्यायिक पूर्ण वालों का। ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को दोबारा रिव्यू करके बता सकता है अगर कुछ गलती हुई है तो पीछे, या कुछ छूट गया है तो ये 9वां जोड़ा गया पहले संशोधन से। याद रखना है पहला संशोधन भी और ये 9वीं अनुसूची भी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 52वां संशोधन द्वारा। कौन सा? दल बदल के लिए, क्योंकि जो MP MLA होते थे वो पैसे, पहले क्या होता था, पैसे के लोभ लालच में अपना दल बदल लेते थे, जिससे कार्य संपूर्ण तरीके से हो नहीं पाता था संसद में। इसलिए दल बदल का कानून लाया गया ताकि जो MP MLA हैं ये मतलब अपना दल छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के ना जाए लोभ, पैसे के लोभ में। उसके बाद आता है 11वां संशोधन, 11वां अनुसूची 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज का। 12वां नगर पालिका है 74वां संशोधन द्वारा। इसके अलावा कुछ नोट इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसे गीत कर लेना। उसके अलावा अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। उसके बाद है भारतीय संविधान के स्रोत, कहाँ से हमने कौन सी चीज़ें ली हैं संविधान के अंदर। देखिए हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो बहुत आशावादी लोग थे, वो बहुत भविष्य का सोच के चल रहे थे कि
कोई भी हमारे संविधान में कमी ना रह जाए। तो उन्होंने बहुत सारे विदेशों देशों के क्या किए, संविधानों को पढ़ा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो बहुत इस चीज़ में बहुत सजग थे कि किसी चीज़ की कमी ना रह जाए हमारे देश के संविधान में, यानी सबसे अच्छा संविधान बने। तो इन्होंने और भी बहुत सारे लोगों ने, केवल उनका नाम नहीं लेंगे हम, साथ में उनके बहुत सारे और भी लोग थे। ऐसा हम क्या करते हैं, हमें भारतीयों को किसी भी एक व्यक्ति को मतलब पूरा श्रेय देने का शौक चढ़ा हुआ है कि या तो पूरा इसने किया या फिर पूरा इसने नहीं किया। ऐसा नहीं होता है। बहुत से काम होते हैं जो प्रमुख रूप से अम्बेडकर साहब ने किए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी मदद भी की है। ये भी मानते हैं हम कि उस समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन बाकी भी थे, उन्होंने भी मदद करवाई है ना। तो सभी ने मिलजुल कर किया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मुख्य योगदान रहा है उस चीज़ में। तो देखिए स्रोत, अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो देखिए इतना सब कुछ, प्रस्तावना, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार, उपराष्ट्रपति की स्थिति, न्यायालय की क्षमता। आप ये कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने ज्ञाता थे तो उन्होंने दूसरे देशों की चीज़ों को क्यों अपनाया, कॉपी क्यों किया। तो देखिए समझदार व्यक्ति है ना, दूसरे की अच्छाई को अपनाने में कभी इंकार नहीं करते। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उन्हें घमंड होता है कि मैं दूसरी चीज़ों को क्यों मानूं, जबकि दूसरे की बुरी चीज़ को नहीं मानना चाहिए। अगर दूसरे व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उसे मान लीजिए, उसमें बुराई क्या है। अगर किसी में कोई अच्छाई है उसको मान लेना कौन सा बुरी बात है। तो अगर किसी देश के संविधान में अच्छी बातें हैं तो अगर उसको हम मान लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है, बताओ क्या बुराई है। अब एक व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से तो सब कुछ तो नहीं जानता ना, लोगों से, समाज से सीखता है वो अच्छाई और बुराई सब कुछ। तो हमें क्या करना है, अच्छा ही सीखनी है, बुराई को छोड़ देंगे। तो देखिए अमेरिकी संविधान ने क्या क्या लिया, इसकी ट्रिक है, पीएम आवास में पीवीसी की फिटिंग हो रखी है सारी हर तरफ, है ना। देखिए पी से प्रस्तावना, एम से मूल अधिकार, पी से प्रेसिडेंट, वी से वाइस प्रेसिडेंट, सी से कोर्ट की फ्रीडम, जुडिशियल रिव्यू कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और एफ ई से फाइनेंशियल इमरजेंसीज। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसके बाद है कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया हमने। तो इसकी ट्रिक है RSSC। तो आर से हमारा है राज्य, एस से संघ के बीच शक्ति विभाजन, दूसरे एस से है संघीय व्यवस्था, सी से है सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियाँ, आपसी शक्तियाँ। तो ब्रिटिश संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। तो इसकी ट्रिक है सविनय से हम याद रख सकते हैं। से संसदीय शासन प्रणाली, वी से विधि निर्माण प्रक्रिया, न से नागरिकता, एकल नागरिकता। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध। दक्षिण अफ्रीका संविधान से एक ही से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो 368 अनुच्छेद के अंदर है। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। जापानी संविधान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया व शब्दावली। रूसी संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं DPSP, जो किसमें है, अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रांस के संविधान से हमें गणतंत्र लिया है हमने। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के निर्देशित तत्व यानी DPSP लिए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, ये प्रक्रिया हमने इन देशों से ली। उसके बाद अगला पढ़ने वाला मूल अधिकार। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण संविधान के अंदर है मूल अधिकार, क्योंकि देखिए जब अंग्रेज थे शासन व्यवस्था तो तब भी चल रहा था, नियम तो तब भी थे सभी चीज़ों के, लेकिन मुख्य क्या नहीं था, अधिकार नहीं थे भारतीय लोगों को। तो सबसे जो मुख्य भाग है वो है मूल अधिकार संविधान का, जो कि भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से 32 के अंदर मूल अधिकारों की सूची है। तो देखिए 7 मूल अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था अनुच्छेद 31 के अंदर, लेकिन 44वां संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। अब ये केवल एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है, जो किसके अंदर है, 300A या 300 क के अनुच्छेद 300A के अंदर है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर किसी व्यक्ति का, किसी संस्था के मूल अधिकार छीने जाते हैं तो वो इस 7वें जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है। तो देखिए अगर हम समानता का अर्थ समझ आते हैं तो हम पूरे 14 से लेकर 18 तक आरामदायी से आर्टिकल समझ सकते हैं। तो देखिए समानता का क्या अर्थ है, जहाँ समानता होगी वहाँ भेदभाव नहीं होगा। तो समानता का पहला अर्थ है भेदभाव का अभाव, जो आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 क्या करता है, भेदभाव का निषेध करता है, मनाही करता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, लिंग के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद जहाँ समानता है वहाँ सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो समानता का दूसरा अर्थ हुआ समान अवसर, यानी कि हर व्यक्ति को अवसर समान मिलेंगे, चाहे शिक्षा संबंधी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो। तो आर्टिकल 16 के अंदर समान अवसर है, अवसर की समानता। उसके बाद जहाँ समानता होगी वहाँ छुआछूत नहीं होगी, अस्पृश्यता नहीं होगी, यानी अनटचेबिलिटी नहीं होगी। तो आर्टिकल 17 किसके बारे में बताता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत के बारे में प्रतिबंधित करता है। जहाँ समानता होगी वहाँ किसी को विशेष नहीं समझा जाएगा, कोई VIP या कोई स्पेशल नहीं होगा, सभी के सभी भारतीय नागरिक होंगे और सभी समान होंगे। तो आर्टिकल 18
विशेषाधिकारों का अभाव करता है, उपाधियों को मनाही करता है। तो देखिए हम समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सर्कल है वो दिखाता है आर्टिकल 14 को, समानता के अधिकार को, और आर्टिकल 14 है उसके अर्थ में ही सभी छुपे हुए हैं 15, 16, 17 और 18। तो देखिए आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, जहाँ समानता है वहाँ भेदभाव नहीं हो सकता, तो आर्टिकल 15। जहाँ समानता है वहाँ समान अवसर मिलेंगे, आर्टिकल 16। जहाँ समानता है वहाँ छुआछूत नहीं हो सकती, आर्टिकल 17। और जहाँ समानता है वहाँ किसी को विशेष नहीं समझा जाएगा, किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, तो सभी के सभी समान होंगे। तो आर्टिकल 18 उपाधि वीआईपी कल्चर की मनाही करता है। इस प्रकार हमारे समानता का अधिकार समाप्त हो गया। उसके बाद अगला है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। देखिए जो आर्टिकल 19 है वो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर जो आर्टिकल 19 के अंदर है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर बहुत से अधिकार आते हैं। 19(1)(a) से लेकर जी तक हैं, यानी कि वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि सभी लोग अपनी बातें रखने का अधिकार रखते हैं, सभी लोगों को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी लोगों को भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार है, समूह बनाने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं घूमने का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 20, आरोपी व्यक्तियों के अधिकार। यदि कल को सरकार किसी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध कर देती है तो उसके पास भी अधिकार रहेगा कि वो सरकार से सवाल पूछ सकती है कि मुझे क्यों आरोपी में या मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो आरोपी व्यक्तियों के अधिकार आर्टिकल 20 के अंदर आते हैं। उसके बाद है गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो वो उसके संरक्षण के लिए भी अधिकार दिए हुए हैं कि वो कारण पूछ सकती है पुलिस से गिरफ्तारी का। उसके अलावा 24 घंटे के बाद उसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाना होगा और बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो ये गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 22 के अंदर है। उसके अलावा आर्टिकल 21 जीवन व दैहिक क्षमता के अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 20 और 21 ये ऐसे अधिकार हैं, 20 और 21, जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए सकते, यानी किसी व्यक्ति के आप जीवन को नहीं छीन सकते चाहे कितनी ही मुसीबत आ जाए। तो आर्टिकल 21 के अंदर जीवन व दैहिक क्षमता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बढ़ा दिया है। राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 के अंदर है, यानी किसी व्यक्ति का किससे शादी करना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सभी के सभी अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर है। उसके बाद है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम, बेगार आदि को मनाही करता है, यानी किसी व्यक्ति की शरीर को आप बेच नहीं सकते, किसी व्यक्ति को आप व्यापार नहीं कर सकते, उससे जबरन श्रम नहीं करा सकते, बेगार यानी बिना पैसे के या बिना वेतन के काम नहीं करा सकते, क्योंकि पहले के समय में अंग्रेज थे वो बिना ही वेतन लोगों से, भारतीय लोगों से काम करवाते थे, तो इसलिए ये अनुच्छेद रखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 24, जो बच्चों को कम उम्र के कारखानों, जैसे जो खतरनाक कारखाने हैं, उद्योग हैं, उसमें नहीं लगाया जा सकता। कितने वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने, उद्योग में काम नहीं कराया जा सकता, चाहे माँ बाप हो या कोई भी हो। उसके बाद अनुच्छेद 25 हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को अपनाने, मानने व आचरण करने के स्वतंत्र है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बौद्ध धर्म में जाना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हिंदू धर्म में जाना चाहता हूँ, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 जो हमें बताता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन, दान कार्य, अचल चल संपत्ति का अर्जन का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्था का प्रबंधन कर सकता है, उसकी चल अचल संपत्तियों का अर्जन कर सकता है, वह दान कार्यों में भी पैसा दे सकता है। उसके अलावा आर्टिकल 27 में बताता है राज्य किसी धर्म विशेष पर कर नहीं लगाएगा, किसी विशेष धर्म पर भी नहीं लगाएगा। उसके अलावा अनुच्छेद 28 में बताता है कि राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा, यानी केवल शिक्षा जो सबकी फंडामेंटल एजुकेशन है वो दी जाएगी, किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि ऐसा नहीं किया जाएगा कि अगर सभी हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की शिक्षा सभी बच्चों को दी जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी विशेष धर्म की कोई शिक्षा सरकार या राज्य नहीं देगी। अनुच्छेद 29, किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ये अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार हैं 29 और 30। यानी अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है किसी राज्य में तो उन व्यक्तियों को भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है, उसके लिए सरकार को विशेष कदम उठाने होंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 30 में कहते हैं कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका अपने आप अलग से प्रबंधन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, जो अब नहीं रहा, उसे 44वां संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है और अब यह एक 300A या 300K के अंदर कानूनी अधिकार है बस। यानी अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी संपत्ति नहीं बेचूंगा या नहीं दूंगा। अगर मान लो कल को किसी की संपत्ति के अंदर से सरकार सड़क वगैरह, पुल वगैरह निकालने लग जाए तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये मूल अधिकार नहीं है। जब तक ये मूल अधिकार था तो लोग सुप्रीम कोर्ट चल जाते थे कि मैं अपनी संपत्ति नहीं बेचूंगा सरकार को, तो उसकी वजह से जो सड़क थी उस सड़क निर्माण में रोक लग जाती थी। और अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति नहीं बेची तो वहां से सड़क को मोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे तो सड़क बनी नहीं पाएगी, सभी पूरी सड़क बनाने में बहुत सारे मोड़ आ जाएंगे। तो इसलिए सरकार ने संशोधन करके इस अधिकार को हटा दिया। अब ये केवल कानूनी अधिकार है और इसमें सरकार क्या करेगी कि उस जमीन का मुआवजा दे देगी, जितनी बाजार में उस जमीन की कीमत है उतना पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा और सरकार उस पर कोई भी विकास का कार्य कर सकती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का आत्मा भी कहा है, मूल अधिकारों की। तो ये जब कभी भी किसी व्यक्ति या संस्था का मूल अधिकार छीनता है
तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई करवा सकता है। उसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रीटें भी जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार, प्रतिषेध व उत्प्रेषण। उसके बाद अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो देखिए जब मूल अधिकार बना दिए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाने का क्या औचित्य रह जाता है। तो देखिए जो कुछ ऐसी बातें रह गई थी हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके दिमागों में, कि जो मूल अधिकारों में नहीं आ पाई, और सभी की सभी बातें अगर मूल अधिकारों में ला देंगे तो संविधान इतना बड़ा हो जाएगा, मूल अधिकारों का जो भाग वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उसकी वजह से जो ऐसी बातें थी जो मूल अधिकारों में नहीं बन पाई उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है। और ये स्पेशल कहा गया है कि जब भी हम कोई भी राज्य के अंदर कोई कानून या विधि बनाएंगे तो इनका ध्यान में रखकर, इन बातों को ध्यान में रखकर ये नीति बनानी है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। इनके जो प्रमुख आर्टिकल हैं वो यहाँ लगा दिए, सभी याद नहीं करने, प्रमुख याद कर लेंगे। जैसे आर्टिकल 29 जो ये कहता है कि राज्य संपत्ति और अर्थव्यवस्था का केंद्रीकरण होने से रोकेगी, यानी कि राज्य का ये काम होगा कि जो पूरे देश का पैसा है, अर्थव्यवस्था है या संपत्ति है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना जाए। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उसका केंद्रीकरण नहीं होने देना। केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक व्यक्ति के केंद्र में सभी पैसा या सभी धन नहीं होना चाहिए, जैसे जो अब हो रहा है भारत के अंदर। जो अमीर व्यक्ति हैं देश के 100 में से 2-3%, 40 से 50% संपत्ति संसाधन भारत के उन्हीं के पास है, और बाकी जो 90% गरीब मध्य वर्गीय लोग हैं उनके पास भारतीय संसाधनों का केवल और केवल 20-25 या 60% तक का हिस्सा है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, संपत्ति है, उसका केंद्रीकरण हो रहा है, इसको राज्य को रोकना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 39A यह कहता है कि सभी को सम्मान, न्याय व निःशुल्क सहायता मिलनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति गरीब है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको न्याय देरी से मिलेगा या न्याय मिलेगा ही नहीं, या जिसके पास पैसा है वही न्याय ले सकता है। तो इसके लिए यह आर्टिकल रखा गया है कि सभी को सम्मान, न्याय व निःशुल्क सहायता मिलेगी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का प्रवचन करता है, यानी कि ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 43 यह जो वेतन है उसको देता है, यानी कि निर्वाह योग्य जो वेतन होता है, जिससे व्यक्ति का निर्वाह उसके उतना मिनिमम वेतन राज्य क्या करेगा, सभी व्यक्तियों को निश्चित करेगा कि उतना वेतन कम से कम मिले। आर्टिकल 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म के लिए अलग कानून है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग कानून है, महिलाओं के लिए अलग कानून है, पुरुषों के लिए अलग कानून है। तो ये आर्टिकल कहता है कि राज्य अपने सरकारें हैं जो अपने राज्य में ऐसा करेंगे कि सभी के लिए समान कानून हो, यूसीसी समान नागरिक संहिता। याद कैसे करेंगे, 4-4, यानी कि 2-4 दोनों बराबर है ना, तो समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 49 कहता है कि हम जो हमारे स्मारक हैं, वो ध्वज हैं, वह संस्करण हैं, उनका सम्मान करेंगे। आर्टिकल 50 कहता है कि 50 याद कैसे करेंगे, 50-50, यानी आधा आधा बांटना है, किसको, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में झगड़ा लड़ाई ना हो जाए, इसके लिए उनको अलग अलग रखेंगे, उनका अलगाव करेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका का। आर्टिकल 51 कहता है कि हम जो राष्ट्रीय संबंध है और देशों के साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और राष्ट्रीय संबंध है उनको शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है संसद। तो जो भारतीय संसद है वो आर्टिकल 79 या 79 के अंदर आता है। तो संसद के 3 पार्ट हैं। पहला है राष्ट्रपति, 3 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 के अंदर आती है। इसमें कितने कुल सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। उनकी आयु कितनी है, किसी सदस्य की लोकसभा जाने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष का है। और लोकसभा को हम निचला सदन या फिर जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो व्यक्ति बैठते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होकर आते हैं। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंदर आती है भारतीय संविधान की। इसके अंदर सदस्यों की संख्या 245 है। इसकी सदस्यों की आयु जो है जाने के लिए राज्यसभा में वो मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है और इसे ऊपरी सदन या स्थायी सदन कहते हैं। इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर 2 वर्ष के अंतराल पर इसके जो मिनिमम सदस्य हैं वो क्या कर लेते हैं, हट जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होता है और हर 2 साल के बाद नए जो सदस्य हैं वो चुन ले जाते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा कभी अस्थायी होती नहीं है, उसका हर वक्त हर 2 साल में निर्वाचन होता रहता है सदस्यों का, इसलिए इसे स्थायी सदस्य कहा गया है। उसके बाद अगला है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 61 तक है। तो देखिए राष्ट्रपति का हमें याद रखने के जो सभी के सभी आर्टिकल वो कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका याद रख सकते हैं हम पकानी कोका द्वयोदशम, इस वर्ड को याद कर लीजिए और इस शब्द के जो पहले अक्षरों से हम सभी के सभी आर्टिकल याद रख सकते हैं। जैसे पकानी में पैसे पद, तो जो राष्ट्रपति का पद है वो किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल कितना है, 52। उसके बाद पकानी का में कार्यपालिका प्रधान, तो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 54 निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। उसके बाद आर्टिकल 55 में है कोटा। आर्टिकल 56 में है इसका कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है कि राष्ट्रपति को दोबारा कैसे निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल 58 में उसकी योग्यता की राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मनोदशा ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 59 में दशा,
उसके बाद आर्टिकल 60 में है शपथ, यानी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण। और आर्टिकल 61 में है महाभियोग। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक है हमारी उसरा, निका, चूस, ये हम याद कर सकते हैं। तो उसरा से उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से, किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। और उसके बाद है से सभापति, आर्टिकल 64, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 65। आर्टिकल 66 में निर्वाचन संबंधी है। आर्टिकल 67 उसका कार्यकाल के बारे में बताता है। आर्टिकल 68 चुनाव का समय। आर्टिकल 69 शपथ। उसके बाद है संसद। संसद में जो आर्टिकल हैं वो 79 से लेकर 122 तक हैं। तो कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है आर्टिकल 81 लोकसभा के सदस्यों का समायोजन, हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 80 राज्यसभा के सदस्यों का समायोजन। आर्टिकल 102 के अंदर संसद के सदस्यों की अयोग्यता, यानी किस आधार पर हम किसी संसद को अयोग्य साबित कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 110 है धन विधेयक संबंधी, मनी बिल से संबंधित। आर्टिकल 112 के अंदर केंद्रीय बजट के बारे में है। आर्टिकल 100 है कोरम। तो ये कोरम क्या है? कोरम है संसद में इतनी व्यक्ति तो कम से कम होनी चाहिए जिससे संसद की जो कार्य व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। तो यानी मिनिमम जितने भी सदस्य हैं उनका 10% होने चाहिए, तो जब भी जो संसद है उसका कार्य आगे बढ़ सकता है। अगर कोरम पूरा नहीं है तो जो संसद है वो भंग कर दी जाती है। उसके बाद आगे है न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका का जो भाग है वो आर्टिकल 124 से 147 तक है। और ये है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 तक है, भाग 5 के अंदर सुप्रीम कोर्ट। 124 में उच्च न्यायालय का गठन के संबंधी बातें हैं। 125 में न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर मान लो कोई बात सुप्रीम कोर्ट से पीछे में छूट गई या रह गई तो उसका दोबारा से वो जुडिशियल रिव्यू करके उस बात को ऐड कर सकते हैं। ये हमने अमेरिका से लिया था। आर्टिकल 137। आर्टिकल 182 सर्वोच्च न्यायालय का कानून पर सभी पर बाध्यकारी होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो सभी निचली अदालतों पर, न्यायालयों पर व सभी राज्यों पर वो बाध्यकारी होंगी, सभी को माननी होंगी वो बातें। आर्टिकल 147 इसके निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद है उच्च न्यायालय। देखिए सुप्रीम कोर्ट 124 से इसको उल्टा कर दीजिए तो 214, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 भाग 6 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो देखिए प्रमुख आर्टिकल इसके आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रबंध। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद शर्तें। आर्टिकल 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ के अंदर, है ना। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था। तो जो हमारे डीपीएसपी से उसके अंदर आर्टिकल जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का जिक्र है। तो डीपीएसपी को आधार बना के हमने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। सबसे पहले 1870 में लॉर्ड मेयो ने भारत में स्थानीय शासन लागू करने का प्रयास किया था। और भारत में सर्वप्रथम 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन बोर्ड की स्थापना का प्रयास किया था। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियां कब याद कैसे करेंगे? जैसे बीए करके लाखों में पैकेज ले सकते हैं हम। तो बी से बलवंत राय मेहता समिति पहली, उसके बाद ए से अशोक मेहता समिति, एल से लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और पी से पी के थुंगन समिति। और जो पी के थुंगन समिति थी लास्ट की, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 64वां संशोधन हुआ और त्रिस्तरीय व्यवस्था इसने दी और इसका कार्यकाल रखा पंचायती राज व्यवस्था का 5 वर्ष का। उसका देखिए 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज को लागू किया। सबसे पहला ऐसा कौन सा राज्य है भारत के अंदर जिसने पंचायती राज को लागू किया? राजस्थान के नागौर के अंदर। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 और उसमें पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया। 74वें संविधान संशोधन में 1992 में नगर पालिका को इंट्रोड्यूस किया और जो व्यवस्था रखी थी वो त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी थी, यानी ग्राम पर ग्राम सभा, उसके बाद जिला स्तर पर, है ना, फिर खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो उसके बाद पंचायती राज्यों का जो संविधान है वो 11वीं अनुसूची में है और भाग 9 के अंदर जो अनुच्छेद हैं वो 243 से लेकर 243 तक हैं पंचायती राज से संबंधित। नगर पालिका संबंधित संविधान की 12वीं अनुसूची में है और भाग 9A में है ये सभी के सभी नगर पालिका संबंधी अनुच्छेद। उसके बाद देखिए भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संविधान के भाग 15 के अंदर और अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। वर्तमान में ये 3 सदस्यीय निकाय है, एक सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य। इनके कार्यकाल 6 वर्ष या इनकी 65 उम्र की आयु तक हो सकता है। इसके प्रमुख अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना व शक्तियाँ। अनुच्छेद 324(2) के अंदर राष्ट्रपति जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 324(5) के अंदर जो सीईसी की सेवा शर्तें हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 226 के अंदर वयस्क मताधिकार यानी कि अडल्ट सुफ्रेज वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद है प्रमुख संविधान संशोधन। भारत के अंदर प्रमुख संविधान संशोधन जो हमें याद करने हैं, सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 जिसमें 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी भारतीय संविधान में। उसके बाद है 26वां संविधान संशोधन 1971 जिसमें उपाधियां और प्रिविलेज को समाप्त किया गया था।
36वां संविधान संशोधन जिसमें 1955 के अंदर सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। 42वां संविधान संशोधन जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष राज्य होगा भारत, समाजवादी, अखंडता, ये सब जोड़े गए थे और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A के अंदर। अभी फिलहाल जो भारत के संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, अधिकार नहीं मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हैं। उसके बाद इसे लघु संविधान भी कहता है। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंदर संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया और अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान रखा गया। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल के कानून पर रोक लगाई गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 जो वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद व मंत्रियों को लोकसभा व विधानसभा की सीटों में 15% से ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके बाद है 57वां संविधान संशोधन 2012 जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 43(b) के भाग 9B में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। उसके अगला है संविधान संशोधन 101वां 2016 में जो जीएसटी संबंधित है, जीएसटी से संबंधित। 102वां संविधान संशोधन जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग की दर्जा दिया गया है। उसके अगला है 103वां संशोधन 2018 जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया। 106 के संशोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है जिसके अंदर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी, लेकिन ये लागू कब होगा, 2029 से। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि उसके जो वर्तमान के जो सांसद हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनमें कोई कमी आए, क्योंकि महिलाएं आ गई तो उनके उसमें कमी आ जाएगी। तो लोगों को वोट पाने के लिए उन्होंने 2029 के अंदर लागू किया, इसको अभी लागू नहीं है। सभी खुश हो गए कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है मोदी जी ने, लेकिन लागू कब होगा, 2029 में, अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद। तो इसी के साथ हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके प्रमुख संशोधन और अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। ये हमारे भारतीय संविधान की जो बेसिक राज्य व्यवस्था थी वो पूरी हुई है। इसके अंदर कुछ फैक्ट हैं जो आपको मॉक टेस्ट लगाने पर पता चलेंगे, कुछ कमी है वो आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।